हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू बैक टू जेईई एंड फर्स्ट, द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स। तो अब आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो चुका होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ मैकेनिक्स में, राइट। वर्क के फंडे समझ आ गया और आपको आई होप समझ आ चुके होंगे वर्क क्या होता है, राइट। थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हमने कर दिए थे, लेकिन अब ना जो पार्ट आएगा एनर्जी वाला वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एनर्जी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एनर्जी नहीं समझ आया ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपका 11th भी बर्बाद है, 12th भी बर्बाद है। ओके, तो ध्यान से पढ़ना है। अब मतलब पहले भी ध्यान से पढ़ना था, लेकिन अब और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ओके, चलिए एक ही मिनट, मैं बस देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या। हाँ, हो गई ना। ओके, चलो परफेक्ट। तो एनर्जी होता क्या है? तो वैसे देखा जाए तो डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड में, वैसे तो पूछने की संभावना है नहीं, लेकिन जस्ट इन केस पूछा तो आपको ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। द एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। होता है मतलब बेसिकली हम इससे ये कहना चाहते हैं कि जिसके पास कोई एनर्जी नहीं है वो बॉडी काम नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब समझ लो यार, इसके नुआंसेस में भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे चैप्टर्स, आपको समझ आने लग जाएगा कि ये होता क्या है। वर्क का भी मतलब लाइक जैसे इट्स नॉट जस्ट अबाउट F टाइम्स X, बाकी भी चीजें हो सकती है। गैस का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, उसमें भी कुछ वर्क होता है। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लीजिए, ये एक डेफिनेशन होती है। ओके, तो एनर्जी के कुछ प्रॉपर्टीज बोल देता हूं मैं। एनर्जी इज नॉट अ सब्सटेंस यार, कोई मैटर नहीं है वो, उसका मास वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, इट हैज नो मास। बट रिमेंबर दिस, बट मॉडर्न फिजिक्स जैसे मतलब लाइक आइंस्टाइन ने जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस जब डिस्कवर किया, उसके बाद हमें पता चलेगा कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। बट अभी आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो क्लासिकल फिजिक्स में आपने यही बोलना है, एनर्जी का कोई मास नहीं है। ऐसे ही आपने बोलना है और ऐसे ही आपने याद रखना है, तब तक जब तक हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना शुरू नहीं करते। ओके, ठीक है। वैसे तरह हमारे सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स में भी नहीं आता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन उसमें बताया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बताते हैं कि अगर हम कोई मास को डिसइंटीग्रेट करते हैं तो कितना हमें एनर्जी मिल सकता है, फिर कितना एनर्जी जाने के बाद थोड़ा मास फॉर्म हो सकता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के फंडे हैं, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी टेंशन नहीं लेना है, आ जाएगा वो, बाद में आ जाएगा। ओके, परफेक्ट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फॉर्म्स। ये भी आपने सुना होगा, काफी बार आपने स्कूल में सुना होगा, 5th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में, बार बार आता रहता है। अब 11th में भी फिर से आ गया ये। ओके, इट इज फ्रेम डिपेंडेंट। ओहो, ये थोड़ा नया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप, इसका क्या मतलब होता है समझिए। अभी आप रेस्ट पे हो, मान के चलिए मैं चल रहा हूँ। ओके, मैं चल रहा हूँ, तो मेरी एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट बेसिकली इतना फंडा होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ माई मोशन। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर मैं चल रहा हूं आपके फ्रेम में, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि आप ऐसे फ्रेम में हो जो मेरे साथ ही v वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो इन योर फ्रेम आई विल बी एट रेस्ट, ऑल्दो ग्राउंड फ्रेम में मैं v से ही चल रहा हूं। सो इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी जो है ना वो भी फ्रेम डिपेंडेंट है। ग्राउंड फ्रेम में मेरा ½ mv² काइनेटिक एनर्जी है, राइट। एंड चलते हुए रेफरेंस, आप अगर चल रहे हो मेरे साथ, तो आपके फ्रेम में अब मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। दैट मींस एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। ओके, एग्जांपल्स है कुछ यार। थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब क्या, थर्मल क्या है, थर्मल टेम्परेचर, हीट, मतलब ये जो होती है थर्मल एनर्जी वो आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, इसको हम अच्छे से समझेंगे। थर्मल एनर्जी, यू नो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन तो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन कंडक्शन, रेडिएशन हम पढ़ते हैं। तो थर्मल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर, बाय वर्च्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब लाइक जो एनर्जी होती है बेसिकली वो वाली चीज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तब जो एनर्जी आती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी, केमिकल्स के अंदर स्टोर्ड या फिर केमिकल रिएक्शन होने के बाद निकलने वाले एनर्जी को केमिकल एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, मैंने जब बोला था ना डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, कोई न्यूट्रॉन टूट रहा है, फूट रहा है, न्यूट्रिनो जनरेट कर रहा है, जो भी हो रहा है, तो उस केस में जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे।
अपने मैकेनिक्स में, मैकेनिकल एनर्जी पे। ओके, ठीक है, समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है। एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन, एंड पोजीशन लिखना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, बाय नॉट जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यहाँ पे एंड पोजीशन भी लिखना जरूरी है, ठीक है, मोशन एंड पोजीशन, समझिएगा। काइनेमैटिक्स में जो हम चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, एक्स की वैल्यू निकालने की बात होती है और वी की वैल्यू निकालने की बात होती है। एक्स का मतलब क्या है भाई, पोजीशन, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी मतलब मोशन। सो इसका मतलब ये है कि जो भी एक तरह से मैकेनिक्स में हमारे काम आते रहेगी वो एनर्जी, ठीक है। मैकेनिक्स में हम जब बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थर्मल ट्रांसफर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट chemical reactions, we are not talking about nuclear reactions, all we are talking about is the motion of a body, or taking the body to some certain height, or like throwing the body, or like making bodies collide or something of that sort, यही होती है चीजें। ओके, सो ये होता है मैकेनिकल एनर्जी का फंडा। तो इसमें दो तरह के मैकेनिकल एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने अभी बताया था, द एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब वेलोसिटी की वजह से जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m इज मास ऑफ द बॉडी एंड v इज स्पीड ऑफ द बॉडी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ऐसे बोल दीजिए आप। अब यहाँ पे आप स्पीड बोलोगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलोगे, सेम ही, वन एंड द सेम, क्योंकि v² हो रहा है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, आई गेस सर आपको पता होगा, आई डोंट थिंक कि आपको इतना भी ना पता होगा ये, अगर नहीं पता तो अभी याद कर लीजिएगा। ओके, ऑलराइट। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट्स। रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट्स ये भी बोलना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। मतलब इसका फंडा मैं बताता हूं आपको क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ग्रेविटेशन है, ठीक है, अब अभी मैं हूं अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे मैं हूं, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो बोला जाता है कि मेरी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी मेरे अंदर स्टोर हो रही है। क्यों स्टोर हो रही है, बिकॉज मेरे अंदर एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है ऊपर लिफ्ट करने के लिए, मेरे ऊपर वर्क किया जा रहा है ऊपर लिफ्ट करने के लिए, तो कुछ तो हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी थर्मल एनर्जी चेंज नहीं हुई, मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज नहीं हुई, और मेरे अंदर के केमिकल्स, मेरे एटम्स वैसे ही, तो केमिकल एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, न्यूक्लियस भी इंटैक्ट ही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, और वेलोसिटी, पहले जब मैं नीचे था तब भी वेलोसिटी जीरो, ऊपर जा रहा हूं तब भी वेलोसिटी जीरो, तो कुछ तो हुआ है, मेरा हाइट बढ़ा है। ओके, तो मेरा जब हाइट बढ़ता है मतलब रिलेटिव टू अर्थ, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल दिखता है हमारा, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है मेरा, ऐसा हम कहते हैं। एंड दिस इज जस्ट फॉर अर्थ। अब मैं अगर थोड़ा सा कॉस्मिक सिस्टम की बात करूं, मैं, सूरज है, ठीक है, सूरज है और धरती पृथ्वी है, ठीक है, तो सूरज और पृथ्वी की पोजीशन जो है रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब एक जो भी सर्टेन डिस्टेंस है, कैपिटल आर में बोल देते हैं, तो उस डिस्टेंस के वजह से जो एनर्जी है ऑफ द सिस्टम, वी डोंट से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ और वी डोंट से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन, वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सन कॉम्बो, समझ आ गया। तो उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कहा जा रहा है, बिकॉज इट इज द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब और ऐसे भी बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम, तो हम बोलेंगे सन और अर्थ का देखेंगे, सन और मरकरी का देखेंगे, सन और वीनस का देखेंगे, मतलब सारे प्लैनेट का देखेंगे, और प्लैनेट्स का भी देखेंगे, समझ आ रहा है आपको। एनीवे, आप कंफ्यूज मत होइए, आई थिंक आई एम टेकिंग इट टू वे टू फार। अभी हम पृथ्वी, हमको इतने दूर के एग्जांपल्स आते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना दूर लेके जा रहा हूं, तो आप इग्नोर कीजिए, मेरे पिछले 2 मिनट की जो बातें उनको इग्नोर कीजिए, बट आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब काइनेटिक एनर्जी की बात होती है तो आइसोलेटेड बॉडी की भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, लेकिन भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो एक आइसोलेटेड बॉडी की नहीं हो सकती है, रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट्स, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो अब एनीवे, अब ग्रेविटेशनल फील्ड में ना, जब ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो जैसे हम अभी हैं, जैसे मैं अभी हूं, तो अब मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज स्टोर्ड बिकॉज ऑफ माई इंटरैक्शन विद अर्थ, वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मेरी हाइट बढ़ेगी तो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मेरी हाइट कम होगी तो कम होगा, ओके, ऑलराइट। अब फॉर हाइट h अबव द रेफरेंस लेवल, याद रखिए, ये बात है कि याद रखिए, फिर h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है,
ठीक है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मतलब अगर ये है पृथ्वी, दिस इज अर्थ, ठीक है, अब मेरी बॉडी यहां पे पहले थी, इसको मैं उठा के यहां पे ले गया और इसको यहां पे ले आया, ठीक है, और हाइट कितनी बढ़ाई मैंने, h। तो मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये हो जाएगा u इज इक्वल टू mgh। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हाइट कितनी बढ़ी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है और मास कितना है, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म यार, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं अरे भैया ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में तो हमें कहा जाता है कि ग्रेविटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो है हमेशा नेगेटिव होती है, और यहाँ पे तो आप बोल रहे हो भैया पॉजिटिव है, क्योंकि मास तो पॉजिटिव होता है, जी भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है दिख रहा है, तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वहां पे नेगेटिव, ऐसे क्यों हो रहा है। तो बात यही याद रखनी है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी ना रेफरेंस से बात की जाती है। मतलब ये जो मैं कहता हूं ना U इक्वल टू mgh, व्हाट आई एम सेइंग इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैं यहां पे अगर 0 मानता हूं तो यहां पे प्लस mgh है, अगर मैं यहां पे 0 मानूं तो यहां पे माइनस mgh है। समझ आया आपको। सो जब मैं यहां पे ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूं ना, मैं यहां पे आई एम अज्यूमिंग द अर्थ टू बी माई रेफरेंस, तो मैं कहता हूं कि जब मैं अर्थ से h हाइट पे रेज कर रहा हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, इसकी बात हो रही है। सो 0 से mgh बढ़ रही है। अगर मान के चले हाइपोथेटिकली अगर मेरा पहले x है पोटेंशियल एनर्जी, एट दिस पॉइंट इट इज x, तो हाइट h पे जाने के बाद मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी x प्लस mgh। समझ आ रहा है। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया आपको। अब आप बोलोगे भैया फिर ग्रेविटेशन का बता ही दो, अगर हाथों हाथों आपने वो टॉपिक छेड़ दिया तो बता दो। सो बेसिकली उसमें ये होता है ना कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो है इन्फिनिटी, एंड उस पर हम मान के चलते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0 बोल देते हैं हम लोग। तो अगर वहां पे इतना दूर 0 है तो ये पास आते आते तो कम ही होना है, मतलब आप इसी को अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे हमने अर्थ पे रखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम 0 बोल रहे थे, ऊपर जाते 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 बढ़ता जा रहा है ये। सो अगर मान के चलिए हम अगर दूर से आ रहे हैं, जहाँ से 0 से स्टार्ट करें हम लोग, तो नीचे आते आते नेगेटिव हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो वो वाला फंडा, आप कंफ्यूज मत होइए, ग्रेविटेशन में आ जाएगा तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर मैं अर्थ से h हाइट पे ले जाता हूं तो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है mgh, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज हो जाता है mgh। ओके, ये भी याद करना है आपको। परफेक्ट, ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को एड अप कर दो, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, खत्म बात। सो इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² प्लस mgh। दिस इज फॉर ग्रेविटेशनल सिस्टम्स अपने अर्थ के लिए। अब आप बोलोगे भैया अर्थ पे नहीं होगा तो स्पेस में होंगे तो क्या करेंगे। अरे जब स्पेस में होंगे ना, काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट तो वैसे ही रखो हाफ mv², ठीक है, जो बॉडी मूव कर रही है इसका यही रखो, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो बॉडीज के बीच का निकाल दो। समझ आ गया आपको बात। अब उसमें ये भी हो सकता है, मतलब फिर छोड़ो स्पेस की बात मत करो, क्योंकि उसमें 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स 10 के 10 मूव भी कर रहे होंगे, तो काइनेटिक एनर्जीज को भी आप कंफ्यूज मत होइए। आप अभी अर्थ पे ही रहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन के टॉपिक में हम स्पेस में जाएंगे, अभी हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। अर्थ पे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh। परफेक्ट परफेक्ट, पढ़ो आगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे अरे भैया आप 2 ही स्लाइड्स हो गया और आप क्वेश्चन पे आ गए। अरे हो जाएगा क्वेश्चन, आप देख लेना। 3 bodies A, B and C have equal kinetic energies and their masses are 400 gram, 1.2 kg and 1.6 kg respectively. The ratio of their linear momentum is what? अब linear momentum आपको पता नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है linear momentum. Linear momentum is nothing but mv. ओके, तो बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको बॉडी A, बॉडी B, बॉडी C इन तीनों के लीनियर मोमेंटा का रेशियो निकालना है। मोमेंटा इज प्लूरल फॉर मोमेंटम, ठीक है, ये निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे भैया जी? MAVA इज टू MBVB इज टू MCVC। अब आप बोलोगे अरे भाई हमको तो मासेस का रेशियो पता है, लेकिन हमें वेलोसिटीज ही नहीं पता। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं, मैं हमको करना क्या होता है ऐसे केसेस में। ओके, अब आप बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m
वी स्क्वायर, राइट। सो यहां से v क्या हो जाता है मेरे भाई, v हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2ke/m। सही है या नहीं है? देखिए 2 को यहां ले जाओ, डिवाइड बाय m कर दो, और v स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट में डाल दो। आसान है या नहीं है? ओके, सो आप अब देखिए यहां पे हमें क्या दिया गया है। फॉर दिस सिस्टम वी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, इक्वल काइनेटिक एनर्जीज है। सो इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। समझ आ गया? फॉर द सिस्टम, फॉर दीज बॉडीज, फॉर द बॉडीज ke, that is kinetic energy, is constant. So that's why मैं कह दूंगा यहां पे, क्या कह देंगे, v is inversely proportional to root m। समझ आ गया आपको? यहां से अब ये आपके कष्ट खत्म हो चुके हैं। अब मैं बताता हूं आपके कष्ट क्यों खत्म हुए। अब आपको PA/PB/PC निकालना है, राइट आपको। सो आपको क्या बोला गया है, यहां पे आपको रेशियो निकालना है MA/VA/MB/VB/MC/VC। ठीक है, ये ऐसे कोई लिखता नहीं है, बट मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दिया MA/VA/MB/VB/MC/VC, ऐसे लिख रहा हूं मैं बस। ठीक है, थोड़ा दिखे अच्छे से इस वजह से, बस और कुछ नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे MA/MB/MC, ये एक हो गया। प्लीज एंड रिमेंबर, ऐसे मत लिखा कीजिए, ठीक है, एग्जाम में ये बहुत गलत हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे हो क्या रहा है यहाँ पे। या हटा दूं क्या मैं, आप कंफ्यूज हो रहे तो एक काम करता हूँ, रहने दो, हटा ही देता हूँ मैं, क्योंकि गलत डायग्राम्स भी बच्चे देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छे से लिखते, तरीके से लिखते, कोई बात नहीं। MA/VA/MB/VB/MC/VC। अब खुश, कोई गलती नहीं ना, ठीक है? चलो सही है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। सो मैं बेसिकली अब ये रेशियो के ही बातें हो रही है यहाँ पे, तो मुझे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत नहीं है, तो मैं v की जगह पे यहाँ पे डाल दूंगा, v की जगह पे लिख दूंगा 1/√ma, vb की जगह पे लिख दूंगा 1/√mb, vc की जगह पे लिख दूंगा 1/√mc। लिख दो यार फटाफट से, ये हो जाएगा ma टाइम्स ऑफ va क्या है 1/√ma इज टू mb, और vb क्या है 1/√mb इज टू mc, vc क्या है 1/√mc। सो ये क्या बच गया बताइए? बस सिंपली बच चुका है ये √ma इज टू √mb इज टू √mc। ओके, तो अब आप बताइए, अब हमारे पास मासेस तो है मेरे भाई, तो डायरेक्ट डाल दो यार। ma का वैल्यू क्या है, इट इज √400, मतलब ग्राम में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी। ये 1.2 kg क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 1200 ग्राम, और ये mc क्या है यार 1600 ग्राम। मास ऑफ सी इज 1.6 kg, मतलब 1600 ग्राम, राइट। अब यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं यार, √400 कॉमन निकाल सकते हैं, और निकल जाएगा, ठीक है। इसको √400 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1:√3:4, और √4 क्या होता है 2। सो 1:√3:2, यही है हमारा आंसर। है क्या हमारे पास ऑप्शन ए। इजी है, आई होप यार इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। Two bodies of mass 4 gram and 25 gram are moving with equal kinetic energies. Again same question. The ratio of magnitude of linear momentum. यार सेम क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे यार? अभी तो हमने करा था, क्या है यार, अभी हमने निकाला था, देखो PA/PB is equal to √MA/√MB। जब इक्वल काइनेटिक एनर्जी है तो ये रेशियो होता है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। याद करना है तो कर लीजिए, वरना डिराइव करने में भी एक स्टेप का ही प्रोसेस है, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। याद करना कर लीजिए, नहीं तो डिराइव कर लीजिए एग्जाम में, वन एंड द सेम। बस 10 सेकंड बच जाएंगे, 10 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड बचेंगे बस। ओके, ठीक है यार। ओके, अब क्या करना है, इसको ग्राम में ही रखिए। √ma को √4 लिख दीजिए, और √mb को √25 लिख दीजिए। तो √4 क्या हो गया 2, √25 क्या हो गया 5, तो 2:5 is the right answer, so therefore option C is the right answer। आसान। बढ़ते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है यार। When the kinetic energy of the body becomes 36 times its original value, the percentage increase in the momentum of the body will be what? Okay, perfect, easy क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए
हाँ, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बताइए? मास चेंज होगा क्या यार? बॉडी का अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊं कम करूं, मोमेंटम बढ़ाऊं कम करूं, तो मास चेंज होगा क्या? नहीं, मास विल रिमेन द सेम, क्योंकि बॉडी चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, तो मास इज कांस्टेंट। मैं बोलूंगा m इज कांस्टेंट। ओके, परफेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि के ई फाइनल, मतलब हमने 36 टाइम्स कर दिया है ओरिजिनल वैल्यू के काइनेटिक एनर्जी को। सो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि के ई फाइनल, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इज 36 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो हम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हाफ m vf², where vf is the final velocity, is equal to 36 times of half m vi², where vi is initial velocity। अब यहाँ से हाफ m काट दीजिएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि vf is equal to 6 vi, मतलब मैं फाइनल वेलोसिटी को 6 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कर रहा हूँ। परफेक्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है। अरे आसान है, इसमें क्या है? अब परसेंटेज क्या है यार? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? इजी है यार ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम टाइम्स ऑफ 100, राइट? ओके, अब आप बताइए ये क्या है? पी एफ क्या हो जाएगा? एम वी एफ। पी आई क्या हो जाएगा? एम वी आई। पी आई फिर से क्या हो जाएगा? एम वी आई टाइम्स ऑफ 100। परफेक्ट। अब आप एक काम कीजिए, एम 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 काट दीजिए। देखिए ये एम कट रहा है, एम को कॉमन ऊपर ले लीजिए, एम नीचे भी है, कट जाएगा। फिर वी एफ माइनस वी आई टाइम्स अपॉन वी आई टाइम्स 100 हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब वी एफ की वैल्यू क्या है भाई? वी एफ की वैल्यू 6 वी आई, तो ये डाल दीजिए 6 वी आई। वी आई तो वी आई है, वी आई अगेन वी आई ही है। हाँ, अरे हो गया मेरे भाई सॉल्व। तो 5 वी आई अपॉन वी आई टाइम्स 100, तो ये क्या हो रहा है भैया? ये हो रहा है 500। है क्या ऑप्शन? 500%। परफेक्ट। कुछ मुश्किल नहीं होता यार ऐसे, मतलब मैं बहुत बेसिक्स में जा रहा हूँ ऐसे, तो उस वजह से एनीवे मुश्किल तो होगा नहीं अभी। असली मजा, असली तड़का जो है ना वर्क एनर्जी थ्योरम में और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाले क्वेश्चंस में आएगा। अभी तो यार प्रैक्टिस हो रही है, तो फटाफट करना है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, लिफ्ट ऑफ मास m is equal to 500 kg is descending with a speed 2 meter per second. Its supporting cable begins to slip, thus allowing it to fall with a constant acceleration of 2 meter per second square. The kinetic energy of the lift at the end of the fall through to a distance of 6 meter will be what? आसान, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक एनर्जी दो फंडों का मिश्रण हो रहा है यहाँ पे। तो पहले मतलब बिफोर इट लाइक स्नैप्ड, बिफोर इट्स केबल स्नैप्ड, ये जो हमारा लिफ्ट है इट वाज गोइंग डाउन विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट वाज u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब लिफ्ट स्नैप कर गई, फटाक टूट गई है, और ये डिसेंड कर गई कितना? 6 मीटर डिस्टेंस। सो इसका मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 6 मीटर, नीचे 6 मीटर गई है ये। परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब ये स्नैप कर जाता है तो क्या है कि इट इज नॉट फ्री फॉलिंग। क्यों? क्योंकि अगर फ्री फॉलिंग होता तो इसका एक्सेलरेशन होता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड होता, लेकिन नहीं, आसपास वॉल्स है या फिर हवा भी है लिफ्ट के, वो क्या उसे यार क्या कहते हैं उसे यार, कॉलम में, जो भी यार जो भी कहते हैं उसको, जो है ना वो खाली एरिया होता है लिफ्ट वाला तो उस कैविटी में हवा भी हो सकती है, तो जो भी होगा उस वजह से इवेंचुअली नेट एक्सेलरेशन जो है इस लिफ्ट का वो है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। सो हमसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिफ्ट आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर आने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा। मतलब जब वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे तो हम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो पूछ रहे वेलोसिटी। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालो और उस वेलोसिटी से आप काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो निकाल लेंगे यार हम, हमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? हमारे पास u है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास a है, हमारे पास s भी है, तो हमें v निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या कौन सा इक्वेशन लगाओगे बताइए आप? थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा है? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as।
वी स्क्वायर हमें नहीं पता, तो वी ही तो यही तो निकालना हमें, तो वी स्क्वायर को ऐसे रखते हैं, यू का वैल्यू है 2, तो यू स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ए है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एस का वैल्यू क्या है 6 मीटर, ये नीचे 6 मीटर से जा रहा है। परफेक्ट। तो वी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 क्या है यार 4, 24, ये है 24, तो वी स्क्वायर हो जाता है 24 प्लस 4 दैट इज 28। ठीक है, इसको अभी के लिए ऐसे रख दीजिए, अभी के लिए ऐसे रख दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सो मतलब मुझे हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है, तो निकाल लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक फाइनल मतलब नीचे आने के बाद। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एम, मास क्या है भाई इसका 500 kg। परफेक्ट। और वी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 28, डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे चिपका डालो, खत्म बात। ओके, अब ये 2 काट दो, ये 14 हो गया, तो 14 इंटू 500, तो क्या हो गया मेरे भाई, तो ये हो जाता है 7000 जूल। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, किलो जूल में पूछा गया है, तो मैं बोल दूंगा ये हो जाएगा 7 किलो जूल, दैट मीन्स 7 इज द राइट आंसर। भाई क्या डर रहे हैं हम लोग यार, इतने आसान क्वेश्चन से हम क्यों डर रहे हैं, क्या नहीं क्यों डर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं है मुश्किल इसमें। ओके, परफेक्ट। कंसिडर अ फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कैप भी लगा डालो सर, अब क्या ही ऐसे फील नहीं आ रहा, ये फील नहीं आ रहा, लगा देते यार। हाँ, F vector is equal to minus x I cap plus y j cap. Okay, the work done by this force in moving a particle from point A 1,0 to B 0,1, मतलब यहाँ से हमें यहाँ तक ले जाना है, along the line segment is what। अब ये वर्क डन वाला क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से आ गया यार, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हम लोग, हमें क्या, हम डरते थोड़ी है। तो देखिए वर्क डन हमें ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करना है। सो अभी के लिए लिख देते हैं, हम जो जनरल फॉर्मूला था वो सबसे पहले लिख देते हैं। तो डी डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं, डी डब्ल्यू होता है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, राइट। सो एफ एक्स क्या है बताइए, यहाँ पे एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स डी एक्स हो गया, और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है वाई, ये हो गया वाई डी वाई। अब ये डी डब्ल्यू आ चुका है, तो यहाँ से मैं डब्ल्यू करना है इंटीग्रल डी डब्ल्यू के बराबर, ये हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई। समझ आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, हम a से b जा रहे हैं, राइट, a से b जा रहे हैं ना, फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। हाँ, हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, सो बॉडी का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है फ्रॉम x इज टू 1 टू x इज टू 0। सो ये हो रहा है फ्रॉम x इज टू 1 टू x इज टू 0, वेराज यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट जो है, y इज चेंजिंग फ्रॉम y इज टू 0 टू y इज टू 1। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज टू 0, y इज टू 1, ये हो गए लिमिट्स। अब फिजिक्स खत्म, मैथ्स शुरू कर दो यार इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 0 तक प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1 तक। कर दो इसे सॉल्व, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इतना बेसिक चीज़ अगर मैं सॉल्व करने लग गया तो नाना थे मेरे पे, और नाना थे आपके मैथ्स के टीचर पे भी। क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो नहीं है ना, आता है ना आपको सॉल्व करना, आता है ना ये। प्लीज़ यार ऐसे इजी, इतने इजी पार्ट्स में कंफ्यूज मत होइए, ये तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, मतलब वर्क पावर एनर्जी पढ़ना शुरू कर दिया है, और अगर इंटीग्रेशन ये भी नहीं हैंडल हो रहा आपसे, मतलब छोड़ ही दो पढ़ाई यार, सीरियसली। ऑप्शन बी। ओके, ऑलराइट। अब पोटेंशियल एनर्जी को ना थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब असली मसाले सच सच एमजीएच ये तो हमें याद रह चुका है, लेकिन थोड़े और नुआंसेस भी होते हैं यार। मतलब जो हमने वो एमजीएच वाला निकाला था ना, दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी कैन कम इन अदर फॉर्म्स एज वेल। मतलब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप उसके मूल डेफिनेशन पे जाइए। मैंने मूल डेफिनेशन क्या, मतलब रूट डेफिनेशन क्या है, मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बेसिकली ऐसा कुछ तो था ना, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। मतलब बेसिकली पोजीशन जो होते हैं ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन जो है, उनके बीच का डिस्टेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पोजीशन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। सो दिस इज द फंडा ऑफ पीई, पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटी के केस में तो सिंपल सा फंडा था, लेकिन देयर कैन बी केसेस जहाँ पे सिस्टम इज नॉट एज सिंपल। फॉर एग्जाम्पल एटम्स में, अब एटम में, अब एक एटम को भी देखेंगे तो वो भी सिस्टम वैसे तो आसान ही है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो भी आसान है। लेकिन व्हेन वी हैव मल्टीपल एटम्स, यहाँ पे वॉन्डर वॉल्स फोर्स लगता है, या मतलब बहुत सारे जो होते हैं ना यार, वो अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, तो वो सारे जो फोर्सेस होते हैं, तो देयर कैन बी लाइक डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस दैट माइट अराइज। सो उस वजह से आपने याद रखना है ना, जब हम mgh की बात करते हैं वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। बट इन जनरल अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है, तो हम बाकी फॉर्म्स को देखते हैं हम लोग, ठीक है। परफेक्ट। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट विद इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में उनकी पोजीशन क्या है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन अ सिस्टम। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंडिविजुअली किसी बॉडी की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर मैंने बोल दिया, मैंने किसी और बॉडी को इन्वोक नहीं किया, किसी और बॉडी का रेफरेंस नहीं लाया, मैंने बस बोल दिया कि अरे हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ एम वी स्क्वायर है, रेफरेंस होगा, ठीक है। रेफरेंस में हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में रेफरेंस का फंडा होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में अलग अलग बॉडीज चाहिए हमें, एटलीस्ट 2 बॉडीज चाहिए हमें यार, समझ आ गया आपको? मतलब वैसे तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, बट कंफ्यूज मत होइए आप। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात नहीं कर सकते, ओके। ऑलराइट, तो एग्जांपल्स है इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिस्कस करेंगे, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम थोड़ा सा इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, और बाद में स्प्रिंग्स में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे जब सेशन आएगा तब, ओके। परफेक्ट। तो अब यार आपको U जो है, दैट इज हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए U ये सिंबल यूज करते हैं, तो U कैन कम इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज ना कि अगर आपको F दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड U दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी और ऑफ दैट सिस्टम अगर हमें निकालना है, तो इस बेसिक से इक्वेशन से आ जाता है, F इज इक्वल टू माइनस du/dx। याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, याद रख लीजिए, दिस इज KKB वर्दी, एकदम रट्टा मारना है यार मुझे। मतलब ये जो है ना इक्वेशन मेरे बहुत बार काम आ चुकी है, नॉट जस्ट इन JEE बट अपने कॉलेज में भी बहुत काम आती है, बहुत काम आएगी ये, ओके। F इज इक्वल टू माइनस du/dx, F इज इक्वल टू माइनस du/dx याद रखना है आपने। लेकिन अगर मान के चलिए आप बोलोगे भैया ठीक है, यहाँ पे बस x वैरी कर रहा है तो हमें समझ आ चुका है, हम f of x हम निकाल सकते हैं, लेकिन what if we have like 3-dimensional system, it's not a linear system but rather a 3-dimensional system, तो हम क्या करेंगे? अगेन जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था वैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को इन्वोक करेंगे फिर से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि f of x y z, और इंस्टेड ऑफ सेइंग x y z हम बोलेंगे f of r वेक्टर, मतलब हम अब वेक्टर फॉर्म में हम बात करेंगे। सो फोर्स वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर को हम बोल देंगे माइनस del u by del x I cap माइनस del u by del x del u by del y j cap माइनस del u by del z k cap। पार्शियल डेरिवेटिव्स का फंडा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं पता तो फिर से वो पिछला लेक्चर देख लीजिए, या फिर अपने मैथ्स के टीचर से पूछे, क्योंकि मैं वही पार्शियल डेरिवेटिव्स का फंडा बार बार लगातार नहीं समझा सकता, ठीक है। 1 मिनट में समझाना है तो बेसिक इतना ही है कि u कैन बी अ फंक्शन ऑफ x y z। तो हम जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हम अगर लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं हम तो y और z को कांस्टेंट मानते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं हम तो x और z को कांस्टेंट मानते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू z लेते हैं तो हम x और y को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। करा था हमने पहले, नहीं समझ आया था तब भी, तो अब एक आध दो क्वेश्चंस आएंगे उसमें समझ आ जाएगा तब समझ जाना आप सुना, ठीक है। बट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस वन, ठीक है। इसी से ये भी आ जाता है, मतलब ये क्या है, दिस इज अ स्पेशल केस जब हमारा मोशन जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, मतलब 1 डायमेंशन लीनियर मोशन जब हो रहा है और लीनियर फॉर्म में हमारा एक्स चेंज हो रहा है तब ये होता है, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो सकता है तब ये होता है, ठीक है। दिस इज अ जनरल फार्मूला, दिस इज अ स्पेशल फार्मूला, दोनों याद रखिए तो ज्यादा सही है, ठीक है। बट ये अगर ये भी याद रहेगा बस तो भी ये भी समझ आ जाएगा आपको, ओके ऑलराइट। तो मेरा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का फंडा समझ लीजिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का फंडा मैंने बताया था ना आपको यार, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम मतलब ये होता है जब क्या होता है यार, जब फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, ठीक है, समझ आ गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस इक्वेशन से अगर हाइपोथेटिकली अभी के लिए हम बोलेंगे कि हमारा जो मोशन है बस x के अलोंग हो रहा है, तो अब मुझे f इज इक्वल टू 0 करना है, तो इसका क्या मतलब हो गया, मैथमेटिकली क्या मतलब हो गया। जब मैं कहता हूं कि फोर्स
acting on the body is zero. So what I'm saying is कि del u और du by dx is zero. And जब मैं कहता हूँ कि du by dx is zero, तो मैं कहता हूँ कि u is constant. So इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये हो जाता है बस कि if u is zero, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि f is zero. सही, क्या कह रहा हूँ मैं, du by, अरे सॉरी उल्टा हो गया, वेरी वेरी सॉरी. इफ u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उल्टा कर दिया मैंने. इफ u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि du by dx इज जीरो. du by dx इज जीरो का क्या मतलब हो गया कि du इज जीरो. du का मतलब क्या है, चेंज इन u वैल्यू. तो चेंज इन u वैल्यू का जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि u इज कांस्टेंट. मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो मैं बोल दूंगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. ये सबसे बढ़िया टेस्ट होता है टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. और अगर आपको और एक टर्म में लिखना, जैसे मैंने पहले बोला था कि du by dx इज इक्वल टू जीरो बोल दोगे तो आप f इज इक्वल टू जीरो ये निकाल सकते हो पॉइंट. ठीक है. सो बेसिकली हमें du by dx का क्या मतलब हो गया, डेरिवेटिव जीरो जीरो करना है. और डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ पे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा. समझ आ गया. सो इसका मतलब ये हो जाता है ना, दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब नो फोर्स वाले पॉइंट्स जहां पे एफ इज इक्वल टू जीरो होता है, आर मैक्सिमा मिनिमा ऑन u वर्सेस x ग्राफ. मतलब ये u वर्सेस x जो ग्राफ होता है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा ये दो पॉइंट्स निकाल लो आप, एंड अगर आप वो निकाल लोगे तो वही है हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. अब मैक्सिमा मिनिमा कौन कौन से बताइए यार, देख लीजिए. ये हो गया मैक्सिमा, ये भी हो गया मैक्सिमा, और ये हो गया मिनिमा, और ये भी हो गया मिनिमा. अब यार मान के चल रहा हूं ऊपर यहां से जा रहा है ये. ठीक है. हाँ, तो आप यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट वैसे देखा जाए तो बोथ आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. नाम भी दे दूं क्या इनका, चलो नाम भी दे देता हूँ. इसको मैं B और D बोलता हूँ, और इन दो पॉइंट्स को मैं A और C बोलता हूँ. सो बेसिकली पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर, पहला क्वेश्चन आंसर करता हूँ मैं तो बोल दूंगा मैं A B C D. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. अब यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल का क्या फंडा है यार, स्टेबल और अनस्टेबल का फंडा क्या है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ना कि अगर मान के चलिए अगर मैं पॉइंट ए पे हूं, अगर मैं थोड़ा सा एक बॉडी को डिस्प्लेस करा देता हूं, इसका एक्स बढ़ा देता हूं, इसका एक्स कम कर देता हूं, सो विल द बॉडी टेंड टू रिटर्न बैक टू इट्स पोजीशन और विल द बॉडी टेंड टू गो अवे फ्रॉम दिस पोजीशन. तो ये एक क्वेश्चन है. अब आप इसमें एक बात बताइए, ए को अगर मैं एक्स जो है एक्स अगर मैं बढ़ा देता हूं, दैट इज मैं डेल्टा एक्स को क्या कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव रख रहा हूं. मैं व्हेन एक्स इंक्रीजेस तो dx इज पॉजिटिव, राइट. अब यहाँ पे dx इज पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि u काइनेटिक एनर्जी, सॉरी u जो है पोटेंशियल एनर्जी वो घट रहा है इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे. दैट मीन्स एज x इंक्रीजेस u डिक्रीजेस. दैट मीन्स व्हेन dx इज पॉजिटिव du इज नेगेटिव. सो du by dx क्या है मेरे भाई, du by dx इज नेगेटिव. एंड अगर du by dx नेगेटिव है तो क्या हो गया, माइनस du by dx इज पॉजिटिव. एंड माइनस du by dx पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, फोर्स इज पॉजिटिव. मतलब ये हो गया ना कि मैं इस बॉडी को आगे ले जा रहा हूं तो इसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है. समझ आ रहा है. मतलब हमने थोड़ा सा इस भाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये बॉडी शांत से यहाँ पे बैठी थी, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे में ले गया ना तो ये बॉडी जो है वो भागने लग गई, दूर भागने लग गई. मतलब बॉडी इज नॉट स्टेबल हियर. मतलब बॉडी थी यहाँ पे शांत से बैठी हुई थी लेकिन खुश नहीं थी. समझ आ रहा है आपको. मतलब होता है ना कि कुछ थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाएगी. चलो बता, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं. ठीक है. अब कुछ होती है अच्छी लड़कियाँ, ठीक है, अच्छी लड़कियाँ जब शादी हो जाती हैं तो क्या होता है कि चाहे वो हस्बैंड के साथ खुश है चाहे ना है तो वो रह लेती है, वो शांति से सह लेती है. आई मीन दैट इज अनफॉर्चुनेटली द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, बट अब क्या करें, ऐसे होता है. लेकिन अगर उसको थोड़ा नच दिया जाए, यू नो, इफ यू आर नॉट हैप्पी, इफ योर हस्बैंड इज नॉट बिहेविंग वेल विथ यू,
तो क्या होगा, थोड़ा सा उसको आगे की तरफ नच दे दो तो भाग जाएगी, राइट। या फिर इस डायरेक्शन में भी अगर पीछे की तरफ भी नच दे दोगे तो पीछे भाग जाएगी वो। लेकिन वो यहां पे नहीं रहना चाहती, क्योंकि यहां पे वो अनस्टेबल है, यहां पे वो अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला फंडा है। मतलब जो ऐसे लगता है ना कि जहां पे डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हस्बैंड और वाइफ एक साथ है, लेकिन लग रहा है ना हमें कि यार एकदम थोड़ी सी चिंगारी लगा दो, थोड़ा सा एक्स बढ़ा दो तो एकदम वो सेपरेशन हो जाएगा, इनका डिवोर्स हो जाएगा। वो वाला फंडा है यहाँ पे, अनस्टेबल वाला। समझ आया आपको या नहीं आया? थोड़ा सा आई नो यार, मतलब इट्स नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, बट अब क्या करें, मुझे एकदम से मेरे मन में वही क्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। यहाँ पे हम आगे जाते हैं ए पॉइंट से, यहाँ से थोड़ा सा बस आगे, तब एक्स इंक्रीज हो रहा है, यू डिक्रीज हो रहा है। सो से ड्यू बाई डी एक्स इज नेगेटिव, सो माइनस ड्यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव एंड माइनस ड्यू बाई डी एक्स इज एफ, सो एफ इज पॉजिटिव। इस वजह से एफ आगे की तरफ लगेगा जब हम एक्स बढ़ाते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं एक्स कम करता हूं, तो अगर मैं ए पॉइंट से पीछे जाता हूं तो मैं एक्स कम कर रहा हूं, सो दैट मीन्स डी एक्स इज नेगेटिव। डी एक्स क्या होता है भाई, मेरा चेंज इन एक्स होता है। अगर मैं ए से पीछे जा रहा हूं तो डी एक्स इज नेगेटिव, क्योंकि देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। यहां पे डिक्रीज हो रहा है, सही बात है। लेकिन अब आप यहां पे देखिए, यहां पे dx इज नेगेटिव, लेकिन u भी, मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ u इज ऑल्सो नेगेटिव, मतलब पहले ज्यादा था लेकिन बाद में कम हो गया। सो du इज ऑल्सो नेगेटिव। इसका मतलब है कि जब हम पीछे जाते हैं तो du इज नेगेटिव, dx इज नेगेटिव। सो du बाई dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाय नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। du बाई dx इज पॉजिटिव, सो इसका मतलब है कि माइनस ड्यू बाई dx विल बी नेगेटिव, एंड माइनस ड्यू बाई dx क्या है, इट इज फोर्स। सो दैट मीन्स फोर्स विल बी नेगेटिव। मतलब मैं ए से आगे ले जा रहा हूं तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ए से मैं पीछे ले जा रहा हूं थोड़ा सा तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। मतलब यहां पे वो स्टेबल नहीं है। ए इज एन अनस्टेबल पॉइंट, ए इज अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आ गया आपको कि जब मैक्सिमा होता है, जब मैक्सिमा होता है यू वर्सेस एक्स ग्राफ में, तब हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट्स ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, पहले लिख देता हूं यहां पे। ये हो गया ए एंड सी, मतलब बेसिकली मैक्सिमा। समझ आ गया आपको बात? मैक्सिमा वाले पॉइंट जो होते हैं यू वर्सेस एक्स ग्राफ में, वो होते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे बी और डी का आप वैसे देख सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो फटाफट से दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, बी पॉइंट पे वी हैव लोकल मिनिमा। अब यहाँ से मैं अगर एक्स थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा एक्स बढ़ा देता हूँ तो डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि डी यू भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा है, u का वैल्यू बड़ा है, तो du हैज टू बी पॉजिटिव। मतलब एट पॉइंट b व्हेन x इंक्रीजेस u आल्सो इंक्रीजेस, मतलब व्हेन dx इज पॉजिटिव du इज आल्सो पॉजिटिव, तो du by dx इज पॉजिटिव। एंड अगर यहाँ पे du by dx इज पॉजिटिव तो माइनस du by dx इज नेगेटिव, एंड माइनस du by dx क्या है, फोर्स। एंड इसका मतलब है कि फोर्स इज नेगेटिव, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। मतलब बात ये हो गया ना मेरे भाई, अब यहाँ पे जो लड़की है वो शादीशुदा है और खुश है अपने पति के साथ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ अड़चने आ गई। ठीक है, कोई अड़चने आ गई, यहाँ पे कोई बोल रहा है भाई तू मतलब छोड़ दे इसको, डिवोर्स दे दे, यहाँ दूर जाओ उससे। लेकिन वो कहती है नहीं, मेरा प्यार सच्चा है, मैं वापस आना चाहती हूँ। वो वापस आ गई अपने पति के पास। समझ आ गया? एंड सिमिलरली आप पीछे की तरफ भी देख सकते हो यार, जब हम पीछे जाते हैं तो dx इज नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे du अगेन इज पॉजिटिव, तो dx नेगेटिव du पॉजिटिव, तो du बाई dx इज नेगेटिव, लेकिन माइनस du बाई dx इज पॉजिटिव, सो फोर्स इज पॉजिटिव। तो इस वजह से यहाँ पे अगर पीछे जाते हैं ना तो फोर्स आगे की तरफ लगता है। समझ आ गया? पॉइंट ए में उल्टा हो रहा था, आगे जा रहे तो फोर्स भी आगे लग रहा है, पीछे जा रहे तो फोर्स भी पीछे लग रहा है। लेकिन बी पॉइंट के लिए जब हम आगे ले जाते हैं बॉडी को थोड़ा सा, फोर्स पीछे की तरफ लगता है, जब हम बॉडी को पीछे ले जाते हैं तो फोर्स आगे की तरफ लगता है। हर एक हेटिंग में पॉइंट। अगर यार ये सब कुछ क्लिक नहीं हुआ ना, आपको कैलकुलस वाला एस्पेक्ट क्लिक नहीं हुआ ना, तो फॉरगेट अबाउट इट। अब ऐसे समझिए, एक कंचा है, ठीक है, कंचा नहीं यार, उसको क्या कहते हैं यार, मार्बल, ठीक है, कंची, जो भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो एक हमारे पास मार्बल है, ठीक है। अब एक मार्बल गोटी है छोटी सी, अब एक गोटी को मैं यहाँ पे ऊपर रखता हूँ और गोटी को थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस करा देता हूँ, तो ये गोटी कहाँ जाएगी यार, नीचे स्लाइड हो जाएगी, यहाँ पे नहीं टिकी रहेगी, या फिर यहाँ पे भी नहीं टिकी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, राइट। लेकिन अगर मैं गोटी को बी पे रखूंगा या डी पे रखूंगा, ठीक है, और डी को मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूँ वरना आपको कंफ्यूज होता रहेगा, ऐसे है डी, ठीक है, मतलब ऐसा है ये ग्राफ इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं बी के पास में गोटी रखूंगा और यहाँ से थोड़ा सा इसको नच करूंगा, आगे ले जाऊंगा मैं, तो गोटी क्या करेगी यार, थोड़ा आगे तो जाएगी लेकिन वापस पीछे आएगी, ऐसे 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 ऑसिलेट करती रहेगी, मतलब बी पे तो रहेगी वो, बी पे ऑसिलेट करते रहेगी वो, ए और सी की तरह छूट नहीं जाएगी वो,
बी पे ऑसिलेट करती रहेगी, लेकिन बी से जो है कांटेक्ट नहीं छोड़ेगी। इस वजह से बी और डी जैसे पॉइंट्स हो गए, जो मिनिमा वाले पॉइंट्स हो गए, वो होते हैं पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे लिख दीजिए पॉइंट्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गए बी एंड डी, मतलब मिनिमा वाले पॉइंट्स। ओके, परफेक्ट। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? गॉस-ज़ीरॉट्स मैंने आपको बताया था कि अब du by dx जब आप 0 के बराबर करते हो तो हमें मैक्सिमा मिनिमा दोनों आते हैं, ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया। लेकिन अगर आपको मैक्सिमा है या मिनिमा है वो जानना है तो आप क्या करोगे? और एक बार डेरिवेटिव लोगे, डबल डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है कि अब आपने क्या करना है यार, स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालना है इस पॉइंट पे जब ये नीचे होता है। कटोरी जब नीचे है, कटोरी जब नीचे है तो वो कहाँ की तरफ फेस कर रही है? ऊपर की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो इस केस में मैं बोलूंगा फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं बोल दूंगा d2u अपॉन dx2 को मुझे करना है ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब b और d पॉइंट्स के लिए d2u by dx2 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन वही पॉइंट्स ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर पॉइंट्स ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैं बोल दूंगा उल्टा, d2u by dx2 will be less than 0। समझ आ गया आपको मेरी बात? एंड गॉस-ज़ीरॉट्स दोनों के लिए du by dx is 0, वो तो है यार, ये देखिए ये तो कॉमन कंडीशन है फॉर a b c and d, फॉर बोथ ऑफ देम, और स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, ये तो कॉमन कंडीशन रहेगी। लेकिन उसमें स्टेबल या अनस्टेबल है कि ये जानने के लिए हमें ये चाहिए होगा, ये कंडीशन। समझ आया आपको? चलो बढ़ते हैं आगे। The potential energy function in joule of a particle in a region of space is given as u is equal to 2x square plus 3y cube plus 2z. Here x, y, z are in meter, SI unit में दे रखा है। The magnitude of x component of force acting on the particle at point P is equal to 1, √2, 3 मीटर is watt। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया हमें तो ये पढ़ाया नहीं गया। अरे पढ़ाया था मैंने, 5 मिनट में भूल जाते हो क्या यार आप? मैंने क्या बोला था यार, इफ u is a function of x, y, z, तो आप फोर्स कैसे निकालोगे यार? फोर्स हो जाता है माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप प्लस ये ब्रैकेट में प्लस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड ये कैप। ठीक है, ब्रैकेट नहीं होता तो माइनस डेल यू बाय डेल एस आई माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे माइनस डेल यू बाय डेल जेड के। लेकिन ब्रैकेट मैंने इसको माइनस को कॉमन लेके इसको इस तरह से कर लिया ब्रैकेट में, तो ये सारे पॉजिटिव हो गए अंदर ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब बताइए पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब इसमें क्या करेंगे यार? अब सबसे पहले आप बताइए u क्या है? u क्या है? u इज 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। ठीक है, अब आप बताइए डेल u बाय डेल z का क्या मतलब हो गया मेरे भाई? हम यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स क्या होता है? जब यहाँ पे हम x के अलावा जो भी वेरिएबल्स है उनको कांस्टेंट मानते हैं, मतलब y क्यूब इज कांस्टेंट, z इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे 2x स्क्वायर इज द ओनली टर्म हैविंग अ वेरिएबल। तो बेसिकली हमें डेल यू बाय डेल एक्स करना है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, यही करना है। सो ये हो जाएगा बेसिकली सिंपली 4x। समझ आ गया ऐसे क्यों हुआ? y क्यूब और z कांस्टेंट है इसके लिए, राइट? परफेक्ट। अब डेल यू बाय डेल y कर दीजिए। अब डेल यू बाय डेल y करना है, डेल y करना है, तो यहाँ पे अभी y इज अ वेरिएबल लेकिन x और z कांस्टेंट हो गया। तो अब ये हो गए कांस्टेंट्स, तो इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसको बस डेल बाय डेल वाई ऑफ 3y क्यूब करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। 3y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 9y स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, डेल यू बाय डेल z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हमें z के अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मानना है, मतलब x और y को कांस्टेंट मान लीजिए। तो अब क्या करना है हमें यार? सिंपली डेल यू बाय डेल z ऑफ 2z ये करना हमें, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली 2 हो जाएगा। डेल यू बाय डेल एक्स आ गया, डेल यू बाय डेल वाई आ गया, डेल यू बाय डेल जेड आ चुका है। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पे डाल दो, हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? चलो करते हैं। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स है 4x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x आई कैप प्लस डेल यू बाय डेल वाई क्या है यार? 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर जे कैप प्लस डेल यू बाय डेल जेड इज 2, ये बस 2 है, कांस्टेंट है ये प्लस 2 के कैप।
ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे यार उन्होंने फोर्स तो नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब उन्होंने एफ एक्स पूछा है, उन्होंने एफ एक्स पूछा है, तो मैं लिख दूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू -4x। भैया हमें तो x का वैल्यू पता नहीं, अरे पता तो है मेरे भाई, पॉइंट P पे पूछा है ना उन्होंने, फॉर पॉइंट P x का वैल्यू है 1, राइट। तो यहां से मैं लिख दूंगा फॉर पॉइंट P x इज इक्वल टू 1, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बस सिंपली x इज इक्वल टू 1 डालना है, तो एफ एक्स हो जाएगा -4x इज इक्वल टू -4, तो -4 इज द राइट आंसर। अब इसमें मैग्नीट्यूड पूछा ना, तो मैग्नीट्यूड इज 4, ठीक है, -4 नहीं, यहाँ पे माइनस में तो वैल्यूज है। क्या हो गया यार, ये डर गया यार मैं एकदम से ओहो भाई, भूत तो नहीं आसपास में यार एकदम से ये बोलने लग गया ये, अगर मैं मरवर गया तो ये मेरे आखिरी वीडियो है। ओके नहीं, एक्चुअली आई वाज लाइक एक्चुअली स्कैर्ड बिकॉज यू नो लाइक एकदम से किसी की आवाज़ आने लग गई और मैं यहाँ पे रहता हूँ अकेले। भाई साहब आई जस्ट होप यार कोई हो ना यहाँ पे, कोई भूत तो नहीं है यहाँ पे एनीवे समझ आ गया ना आपको यार? हाँ सॉरी, पहले पूछ तो लेता हूँ, समझ आया नहीं। ओके थोड़ा सा मैं बौखला गया यार भूत के बारे में सोच के। अरे पीछे हो जा मेरे भाई, अब भूत पीछे भी नहीं होने दे रहा तो समझ आ गया ना आपको, एफ एक्स इक्वल टू -4 हो चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4। परफेक्ट, बढ़ते हैं आगे यार। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ r इज गिवन बाय u इज इक्वल टू a अपॉन r रेज़ टू 10 माइनस b अपॉन r रेज़ टू 5। r इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था आपको कि जब मल्टीपल एटम्स होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द एटम्स और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अलग अलग फॉर्म ले सकती है। देखिए इंटर एटॉमिक, ओ भाई साहब तो ऐसा घटिया सा फॉर्म आ चुका है, ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ये वाला इक्वेशन आप पढ़ोगे, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बट पढ़ोगे। तो अब ये वाला हमने इसमें अप्लाई कर दिया है, तो इट्स नॉट सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आ चुका है। ओके तो चलिए, हमें इसको क्या ही फर्क पड़ता है, जो भी फॉर्मूला हो, हमें क्या निकालना है? बस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स निकालना है हमें। सो बेसिकली हमें क्या निकालना, मतलब ये देख लीजिए यार, ऐसा डिस्टेंस r की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है f इज इक्वल टू 0, एंड अगर f इज इक्वल टू 0 निकालना है तो मैं क्या करूंगा यार? du बाय dr इज इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं। आप बोलोगे भैया हम अब तक तो हम XY Z में पढ़ते आ रहे थे। अरे मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है, सेम ही रखिए आप, मतलब x अगर बस एक डायमेंशन में हो रहा है, लीनियर में हो रहा है तो हम ड्यू बाई dx करते हैं, अब तीनों डायमेंशन में हो रहा है तो वो जो था पिछला वाला वो करते थे। अब अगर रेडियली हो रहा है तो एक्स्ट्रापोलेट करके थोड़ा दिमाग लगा के आप ये कर सकते हो, ये थोड़ा दिमाग लगाना आपने, इट्स लाइक कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है। अब इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, ठीक है, याद रखिए ऐसा होता है। अगर सपोज r के फॉर्म में दिया गया होगा, u एज अ फंक्शन ऑफ r दिया जाएगा, तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट निकालना है, तो ये ऐसे करना है। ओके कर दोगे आप? परफेक्ट, ठीक है, तो ये कर दो यार फटाफट से, d बाई डी आर ऑफ a अपॉन r रेज़ टू 10, तो इसको मैं लिख देता हूँ a r रेज़ टू -10 माइनस b r रेज़ टू -5, ठीक है। ओके तो क्या हो जाएगा इसमें? -10a r रेज़ टू -10 -1, तो ये हो जाएगा r रेज़ टू -11। यहाँ से ये हो जाएगा -5 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा +5b r रेज़ टू -5 -1, तो ये हो जाएगा -6। तो इसको हमने 0 के बराबर करना है। कर दोगे? कर देंगे, क्या ही दिक्कत है यार। ओके यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5b अपॉन r रेज़ टू 6 इज इक्वल टू 10a अपॉन r रेज़ टू 11, सही है। अब r इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो हमें r रेज़ टू 6 को कॉमन निकाल के मैं हटा सकता हूँ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 5b इज इक्वल टू 10a अपॉन r रेज़ टू 5, सही है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा r रेज़ टू 5 इज इक्वल टू 10a अपॉन 5b, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन b, इसका मतलब क्या हो जाएगा? r
इज इक्वल टू 2a अपॉन b रेज टू 1/5। ऑप्शन है क्या हमारे पास, 2a अपॉन b रेज टू 1/5, ऑप्शन सी। समझ आ गया आपको। इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन मैंने लगा दिया है, मतलब f इज इक्वल टू 0, वही तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है ना, तो ये मैंने लगा दिया है, इसको सॉल्व कर दिया है और r इज इक्वल की वैल्यू निकाल दी है, दैट इज इक्वल टू 2a by b रेज टू 1/5। ओके, perfect. All right, given below is the plot of a potential energy function for a system in which particle is in one dimensional motion, मतलब x के along है बस, u versus x होगा, perfect, while a conservative force fx acts on it. Suppose that Emac is equal to 8 joule. Emac का मतलब क्या है, they are talking about total mechanical energy, तो total mechanical energy is 8 joule. Then incorrect statement for this system is what? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के थोड़े नुआंसेस को समझ लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है, देयर इज नो डिसिपेशन हैपनिंग, नो डिसिपेशन हैपनिंग, ठीक है। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो हम जब कहते हैं कि वी ओनली हैव अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो हम कहते हैं कि अरे कोई डिसिपेशन वगैरह फालतू की चीजें नहीं हो रही, ठीक है, नो डिसिपेशन। ओके, समझ आ गया आपको, परफेक्ट। सो इसका मतलब यह है ना कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द प्रोसेस। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। समझ आ गया आपको। के ई घटेगा, पी बढ़ेगा, पी घटेगा, के ई बढ़ेगा, राइट, परफेक्ट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमें क्या पूछा है इन्होंने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले हमें सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे फिर उसके लिए। एट x ग्रेटर देन x4 काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रीजन। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू x4 के आगे, मतलब ये वाले रीजन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि k इज कांस्टेंट। k कांस्टेंट है क्या, होगा मेरे भाई, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो चुके हैं इस पॉइंट से आगे, x इज इक्वल टू x4 से आगे u इज कांस्टेंट। u इज कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। एंड अगर पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट ही रहेगी। समझ आ गया ना आपको। U इज पोटेंशियल एनर्जी, K इज काइनेटिक एनर्जी, P इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर U कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो K को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। सो दैट मीन्स ये तो स्टेटमेंट सही है, दिस इज नॉट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। समझ आ गया आपको, हमें क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए ना। ओके, अब ऑप्शन बी को देखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट बी को देखते हैं। एट x लेस देन x1 काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, एट x लेस देन x1, ये वाला रीजन, यहाँ पे क्या दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट। अब आप बताइए मुझे, मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी इट इज 8 जूल, और यहाँ पे इसी मतलब लाइक इन रीजन x लेस देन x1 पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 8 जूल, तो मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है मेरे पास। तो जब ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलेस्ट, दैट इज करेक्ट, लेकिन जब ये कहते हैं द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लो स्पीड, तो ये मूविंग नहीं है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। सो उस वजह से ये थोड़ा सा गलत हो रहा है यार, बट ठीक है, अभी के लिए ना इसको मैं छोटा सा डॉट लगा लेता हूँ, मे बी इससे भी ज्यादा गलत कोई ऑप्शन हो सकता है। मतलब आप कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि अरे भैया स्लो स्पीड, मतलब जीरो को भी हम स्लो स्पीड बोल ही सकते ना, लेकिन यार जीरो पे चलना, v इक्वल टू 0 से चलना, मतलब हम बोलते नहीं कि इट इज मूविंग, हम कहते हैं इट इज एट रेस्ट। ओके, सो इस वजह से ऑप्शन बी को थोड़ा अभी के लिए मार्क कर देते हैं, वी विल फ्लैग इट, ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी के लिए फ्लैग लगा देते हैं। मैं यहाँ पे फ्लैग लगा रहा हूँ, रेड फ्लैग लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं हम क्या होगा आगे। अगर इससे अगर कोई गलत ऑप्शन मिले तो हम देख लेंगे उसको, लेकिन अगर बाकी सारे ऑप्शन सही रहेंगे तो पी को ही हमने मार्क करना है। ओके, ठीक है, अब ऑप्शन सी को देख लीजिए भाई। एट x इज टू x2 काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द फास्टेस्ट स्पीड, मतलब ये इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की, एट x इज टू x2। अरे वाह वाह वाह, अरे बिल्कुल सही है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि आप देखिए इस पॉइंट पे x इज टू x2 पे u इज टू मिनिमम। ओहो, यहाँ पे आप देखेंगे कि u जो है, u का वैल्यू एकदम मिनिमम है, ग्लोबल मिनिमा है यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि अगर दिस इज मिनिमम and this is constant, so this will be maximum. So kinetic energy is greatest obviously, and agar K is greatest so V is also maximum. So the kinetic energy is greatest and particle is moving at the fastest speed, ये भी statement सही है। So that means option ये गलत है।
ओके परफेक्ट। अब डी ही बचा हुआ है, एट x इज इक्वल टू x3 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 जूल है, ये होता है या नहीं देखते हम लोग, ठीक है। मतलब हम x एट x इज इक्वल टू x3 इसकी बात करें हम लोग। अब यहाँ पे आप देखेंगे एट x इज इक्वल टू x3 u इज इक्वल टू 4, अगर ये 4 है एंड टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 8, तो 4 प्लस k इज इक्वल टू 8, तो k हो जाएगा क्या 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी सही है। सो आप देख ये स्टेटमेंट भी सही है। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट, स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे ये मूविंग स्लो स्पीड वगैरह, बट ठीक है। सो दैट मीन्स द मोस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर इज दिस वन, ऑप्शन बी। समझ आ गया इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हम मूविंग यहाँ पे जब लिख दिया उन्होंने तो उस वजह से इनकरेक्ट हो गया। द पार्टिकल इज नॉट मूविंग, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो ये मूविंग एट स्लो स्पीड ये बोलना इनका गलत हो गया, ठीक है परफेक्ट। ऑल राइट, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं आती। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक का क्या मतलब होता है, मतलब जैसे बेसिकली बॉडीज जो है फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। अब जैसे रबर एकदम आइडियली फ्लेक्सिबल, बहुत ऐसा खिंच जाता है, एकदम आराम से खिंच जाता है। फिर सबसे बढ़िया इलास्टिक का एग्जांपल कौन हो गया, रीड रिचर्ड्स। फैंटास्टिक फोर देखिए आपने, उसमें जो होता है ना मिस्टर फैंटास्टिक या जो भी रीड रिचर्ड्स कहते हैं उसे, स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, तो वो बंदा एकदम इलास्टिक होता है, उसको कितना भी खींचे वो टूटता नहीं है, फिर से अपना शेप रिगेन कर लेता है। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना इनमें हम जितना दूर भी खींचते हैं ना तो द टेंडेंसी टू कम बैक टू द ओरिजिनल शेप बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इलास्टिसिटी। तो क्यों आता है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जब हम इनको खींचते हैं। हम जब खींचते हैं वी आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स और द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस बॉडीज, राइट। तो उसकी वजह से वी आर स्टोरिंग द एनर्जी। जब हम वर्क करते हैं उसको खींचने में, जब मैं जोर से खींचता हूँ रीड रिचर्ड्स को, जब वो गैलेक्टस ने जोर से खींचा था रीड रिचर्ड्स को, तब उसने उसके ऊपर वर्क करा था, राइट। एंड व्हेन ही डिड वर्क ऑन रीड रिचर्ड्स उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी, ओके। सो ये फंडा होता है। तो अब बेसिकली रीड रिचर्ड्स तो हम ला नहीं सकते, हमारा बजट इतना ज्यादा है नहीं, तो हम स्प्रिंग से काम चला लेंगे अपना, ओके। तो हम जब स्प्रिंग को खींचते हैं, आप स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसकी वजह से स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अब कितनी स्टोर हो जाती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बेसिकली एक हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ कहता है कि अगर हमने स्प्रिंग को एक्सपैंड किया है या कॉन्ट्रैक्ट भी करा है, इफ वी चेंज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बाय x यूनिट्स, तो द फोर्स दैट द स्प्रिंग एक्सर्ट्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस kx। ओहो लाल रंग क्यों आया। सो द फोर्स दैट द स्प्रिंग एक्सर्ट्स उसको कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, एंड स्प्रिंग फोर्स इज गिवन एज F इज इक्वल टू माइनस kx। अब ये माइनस k का मतलब माइनस साइन का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस बॉडी को आगे ले जाता हूं, मतलब मैं स्प्रिंग को पॉजिटिवली डिफॉर्म करता हूं, एक्सटेंड करता हूं मैं, सो फोर्स लगेगा, फोर्स कहां लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ आ गया। जब मैं x को पॉजिटिव रखता हूं तो F विल बी नेगेटिव, राइट। एंड जब मैं इसको कंप्रेस करने जाता हूं, जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं, अंदर की तरफ धक्का देता हूं, तो क्या होता है मेरे भाई, तब फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। एंड आपने नोटिस करा होगा जब बॉल पे भी आप जब गिरते हो, ऐसे इलास्टिक बॉल होता है ना जो जिम में मिलता है, आप उसके ऊपर गिरते हो तो क्या होता है, आप थोड़ा अंदर दबते हो, उसके बाद लेकिन ऊपर फिर से आते हो। क्यों, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल मतलब इलास्टिक जो फोर्स होता है वो बाहर की तरफ आपको पुश करता है, राइट। सिमिलरली स्प्रिंग को भी, स्प्रिंग से आप नीचे खींचते हो, टॉइंग 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 टॉइंग, वही है मतलब जब हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो फोर्स अंदर की तरफ धक्का मारते हैं तो फोर्स बाहर की तरफ, ऐसे लगता है ये, ठीक है। तो अब वर्क डन जो है, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन मतलब इसके ऊपर वर्क डन कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको टोटली कैपिटल X से एक्सपैंड करता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ आई एक्सपैंड बाय कैपिटल X तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रल kx dx। ये कहां से आ गया, समझ आया आपको। अब यहां पे आप समझिए, अच्छे से समझिए क्या हो रहा है। इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है, जो स्प्रिंग लगाती है, वो होगा अपोजिट टू x का डायरेक्शन, लेकिन हम इस फोर्स का वर्क डन नहीं कह रहे, हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन की बात करते हैं हम लोग। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है दैट एक्ट्स
अपोजिट, दैट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। सो इसका मतलब है कि kx इज ऑल्सो पॉजिटिव, dx इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ पे वर्क डन इज पॉजिटिव। समझ आ गया आपको? परफेक्ट। और अब ये इसको एक्सपेंड करें फ्रॉम 0 टू x, ये क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से x, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, where x is the expansion और x can also be contraction। समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x is compression और एक्सपेंशन, दोनों के केस में ये पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि हम कंप्रेस करें तो W नेगेटिव होगा या एक्सपेंड करें तभी पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये वर्क डन जो है पूरा का पूरा मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहा है, मतलब देयर इज नो डिसिपेशन इन्वॉल्व, व्हेन देयर इज नो डिसिपेशन इन्वॉल्व, तो ये पूरा का पूरा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई हम कह देते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो इसी वर्क डन के बराबर है, इस तरह से आ जाता है। समझ आ गया? तो हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जहाँ पे एक्स नॉट इन्होंने कंप्रेशन या एक्सपेंशन बोल दिया, मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स बोला, इन्होंने यहाँ पे एक्स नॉट बोल दिया, फर्क नहीं पड़ता। बट द थिंग टू रिमेंबर इज u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इलास्टिक potential energy when we expand or compress the spring by length x। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। एक काम करता हूं मैं, ये जो चीज़ है इसको मैं के बी को अलग रंग में लिख देता हूँ, वरना ये ऑरेंज रंग के वेव में छुप जाएगा। ऑरेंज वेव के इफेक्ट में थोड़ा ग्रीन रख देते हैं हम लोग। ओके ओके, परफेक्ट। कुछ मिस तो नहीं हो गया पॉइंट? एक बार देख लेता हूँ मैं बस। ठीक है, चलो सही है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, कंप्रेस स्प्रिंग हैज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 40 जूल एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब मैं वही के जो था ना, F = माइनस के जो लिखते थे, जो के होता है उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं बाय द वे। ठीक है, तो अब हम बताइए कैसे बोलते हैं यार, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के दे रखा है कितना, 200 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है यार, यहाँ पे दे रखी है 40 जूल। तो यहाँ से x निकालना आसान है या मुश्किल है? अरे बहुत आसान है मेरे भाई। यहाँ से आप लिख दो u क्या है 40, u इज 40 इज इक्वल टू हाफ ऑफ k का वैल्यू क्या है 200 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यार अब इसको एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 40 बाय 100, तो ये x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 बाय 100 मीटर में लिखना ज़रूरी है। तो अब ये x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.4 मीटर हो जाएगा। अब अंडर रूट ऑफ 0.4 को हम निकाल सकते हैं क्या? मतलब मैंने वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था या आजकल ये स्कूल में भी पढ़ा जाता है, मुझे पता नहीं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा मेथड कैसा होता है ऐसे चीज़ें निकालने का। मैं ऐसे देख लेता हूँ, ठीक है, ये 0.40 ऐसा है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। तो ये 0 के आगे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे आप बोल दीजिए बस 0 पॉइंट, तो ये 6 × 36 + 6 12। ये पढ़ाया होगा ना आपको यार, वैदिक मैथ्स वाला फंडा है ये सारा। आई होप ये पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यार आई एम रियली सॉरी, आई कांट टीच यू दिस मेथड, क्योंकि ये मैथ्स का फंडा होता है। ठीक है, अगर चाहिए होगा पढ़ाना तो आप एक बार कमेंट डाल देना कि सर ये हैशटैग वैदिक मैथमेटिक्स, ऐसे आप कमेंट डाल देना अगर आपको पढ़ना है तो, या ये मेथड आपको नहीं पता जानना है कि मैं कैसे इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ अंडर रूट 0.4 का, तो वो हैशटैग वैदिक मैथमेटिक्स कमेंट में डाल देना। अगर 3-4 भी हैशटैग्स आ गए तो मैं पढ़ा दूंगा। मैं 3-4 क्या यार, चलो 2 हैशटैग्स भी आ गए तो मैं पढ़ा दूंगा। ओके चलो ठीक है, ये +3, ये 126, ये 123 × 3 9 369 1 3, ओके 126 × 2, हाँ ओके। बेसिकली इसका आंसर जो है ये हो रहा है x इज इक्वल टू 0.632 मीटर, एंड दिस इज आवर
राइट आंसर 0.632 मीटर। अरे ये कुछ नहीं यार, ये तो बेसिक था, मतलब कैलकुलेशन था, ये समझना जरूरी था। u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके देन, तो यार इसी के साथ हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट को कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो आती है ना चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब क्या बताया यार, आई एम टेलिंग यू, अगर वो जो आगे वाले जो पार्ट आएंगे ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसी से 11th एंड 12th के फंडे जो है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आपके पक्के हो जाएंगे। अगर नहीं आया इसके अगले वाले जो इस लेक्चर के बाद जो आने वाला चैप्टर है, अगर वो नहीं समझ आया ना, तो खत्म यार, बात पढ़ भी क्यों रहे हो आप लोग, ऐसा फंडा हो जाएगा। ओके, तो बाय द वे दिस इज द QR कोड एज प्रॉमिस्ड। आप इसको स्कैन कर सकते हो, नो यू कैन यूज इट, आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हो तो। ओके, चलो, अगर डाउनलोड करना है, मतलब अगर यू नीड सम मोर टाइम तो पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक दिस इज गुड इनफ टाइम। बंद हो जा मेरे भाई, ठीक है। चलो, दैट बीइंग सेड, आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग extremely sincere, extremely disciplined, and I hope to see you soon. Happy learning.